Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 16(2)(c of the CGST Act constitutionally challenged. Let's see. सेक्शन 16(2)(c of the CGST Act constitutionally challenged. ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि सेक्शन 16(2)(c के अंदर ही जो वर्डिंग लिखी हुई है एक्ट के अंदर खुद ही चैलेंजिंग है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सेक्शन 16(2)(c हमें क्या कहता है। सेक्शन 16(2)(c of the CGST Act eligibility and conditions for taking ITC. Notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless. इसके अंदर क्या बोला गया है कि आप तब तक आईटीसी नहीं ले सकते हो जब तक कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41 the tax charged in respect of such supply has been actually paid to the government. जब तक कि वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे नहीं हो जाता either in cash or through utilization of input tax credit admissible in respect of the said supply. ठीक है, इसको हम समझते हैं। हमने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज करते हुए हमने क्या किया, उसके ऊपर जो जीएसटी लगा हमने वो जीएसटी पे कर दी। ठीक है, अब हमने जीएसटी पे कर दिया, अब हम क्या करेंगे, हम उस जो हमने जीएसटी पे किया उसका हम आईटीसी क्लेम करेंगे। तो इन्होंने क्या बोल दिया, आप जीएसटी तो पे कर दो लेकिन आप आईटीसी तब तक नहीं ले सकते हो जब तक कि जिसको आपने आईटीसी पे किया है वो गवर्नमेंट को नहीं पे कर देता। ठीक है, हमने गुड्स परचेज किए, हमने उसके ऊपर जीएसटी उसको वेंडर को पे कर दिया, जो हमारा सप्लायर था उसको हमने जीएसटी पे कर दिया। अब वो पर्सन क्या करेगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या थी, सेल थी, वो अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर सप्लाई दिखाएगा और जीएसटीआर 3B के अंदर उसकी पेमेंट करेगा, जीएसटी की पेमेंट करेगा। तो जब तक कि वो जीएसटीआर 1 में दिखाएगा तभी वो हमारे 2A 2B में रिफ्लेक्ट होगा। तो इसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि हमने जीएसटी तो पे कर दिया, परचेज करते हुए हमने जीएसटी तो पे कर दिया, परचेज करते हुए हमने जीएसटी तो पे कर दिया, लेकिन हम उसका आईटीसी तब तक नहीं ले सकते जब तक कि हमारा सप्लायर जो है उसको जीएसटीआर 1 में अपनी जीएसटीआर 1 में दिखा के जीएसटीआर 3B में अपना टैक्स नहीं पे कर देता। 1 में दिखा दिया डेट मीन्स वो उसको 3B के अंदर टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पे बोला है, मीन्स एक बार तो हमने जीएसटी उसको पे कर दिया और उसके बाद हम अपना आईटीसी क्लेम करने के लिए भी हम उसी सप्लायर के ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो पहले अपनी जीएसटी 1 के अंदर दिखाए तभी हम उसका आईटीसी ले पाएंगे। अब इसके अंदर क्या किया, बर्डन सारा का सारा किसके ऊपर दे दिया, हमारे ऊपर। पूरा का पूरा बर्डन हमारे ऊपर है कि हमने जब परचेज किया तब भी हम टैक्स की पेमेंट करें और उसके बाद हम अगर उस सप्लायर ने अपनी जीएसटी 1 के अंदर नहीं दिखाया तो उसका हम आईटीसी भी नहीं ले सकते। लेकिन गवर्नमेंट ने किसको सेफगार्ड किया, गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने आप को सेफगार्ड किया कि गवर्नमेंट कह रही है कि टैक्स दे दो, जब तक मेरे पास टैक्स नहीं आता तब तक आप उसका आईटीसी नहीं ले पाओ। ठीक है, तो ये जो सेक्शन के अंदर जो वर्डिंग है जो लिखा हुआ है यही इसी को चैलेंज करने के लिए अभी हम चेक करते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे केस ओएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड का केस। ओएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड जो कि इस केस में पिटिशनर है, फाइल्ड और रिट पिटिशन अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड December 27, 2023, जो ऑर्डर पास किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। ठीक है, डिपार्टमेंट इसके अंदर कौन है, द रिस्पोंडेंट। जो ऑर्डर पास हुआ ओएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड ने, पिटिशनर ने इस केस में उसको चैलेंज करते हुए रिट फाइल की under Section 73 of the CGST Act, thereby challenging the vice validity of the clause C of subsection 2 of Section 16. मीन्स सेक्शन 16(2)(c के क्लोज को उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए उसने रिट फाइल की कि जो 16(2)(c है उसकी जो वर्डिंग लिखी गई है एक्ट के अंदर उसने उसी को चैलेंज किया। The impugned order was issued by the respondent on the ground that the supplier had not shown their transaction with the petitioner in form GST R3B and the tax has been paid by the petitioner on the supplier received. तो इसके अंदर क्या केस क्या हुआ, ओएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड ने कुछ परचेज किया,
जिसके ऊपर उसने जब परचेज किया उसने टैक्स तो पे कर दिया, सप्लायर को उसने टैक्स पे कर दिया। अब उसके सप्लायर ने वही ट्रांजेक्शन जो थी वो जीएसटीआर 1 के अंदर नहीं दिखाई, जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाई, तो उसने जीएसटीआर 3B के अंदर उसका टैक्स पे नहीं किया। तो उसके बेसिस के ऊपर ओएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड को आईटीसी नहीं क्लेम कर सकता था। ठीक है, अब क्योंकि वो क्लेम नहीं कर सकता था, जो ऑर्डर पास हुआ, ऑर्डर ओएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के अगेंस्ट पास हो गया। ओएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड ने एक तो उसने क्या किया, जीएसटी भी पे किया, देन उसके बाद वो आईटीसी नहीं ले सकता, और उसके अगेंस्ट जब ऑर्डर पास हो गया तो उस केस में उसने रिट फाइल कर दी हाई कोर्ट के अंदर। जब रिट फाइल की तो इसके अंदर हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया, ये उड़ीसा हाई कोर्ट का डिसीजन है। द ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट इन दिस केस ग्रांटेड इंटरिम स्टे इन फेवर ऑफ द पिटिशनर। जब ये हाईकोर्ट में केस गया तो हाईकोर्ट ने उस पूरे केस को देखा, और केस को स्टडी करते हुए उन्होंने इस केस में जो था वो इंटरिम स्टे दे दिया पिटिशनर के फेवर के अंदर, thereby holding that no coercive action should be taken during the pendency of writ petition subject to deposit of 20% of the amount of tax payable। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, ओएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड ने जब परचेज किया उसने टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे किया, सप्लायर को टैक्स पे कर दिया, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाया। इसको ध्यान से समझना, सप्लायर ने क्योंकि जीएसटीआर 1 के अंदर नहीं दिखाया तो जीएसटीआर 3 में सप्लायर ने उसका टैक्स पे नहीं किया। सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया तो ओएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के 2A 2B के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी ट्रांजेक्शन। अब क्योंकि वो ट्रांजेक्शन जो थी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है 2A 2B के अंदर, तो इस केस में ओएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड वाला जो था वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पा रहा। अब जब वो क्लेम नहीं कर पा रहा तो जो ऑर्डर पास हुआ, ऑर्डर ओएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के अगेंस्ट पास हो गया कि आप इसका आईटीसी नहीं क्लेम कर पाओगे, और अगर उसने आईटीसी क्लेम किया है तो उसके लिए उनको बोल दिया गया है कि आप इसका टैक्स पे करोगे विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि वो इम्पैक्ट ऑर्डर था ऑर्डर के, तो उसने क्या किया, इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो थी वो रिट लगा दी। रिट लगाई, उड़ीसा हाई कोर्ट ने उसके केस को समझा, और उन्होंने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो एक्ट के अंदर सेक्शन 62C की वर्डिंग जो लिखी गई है उसको चैलेंज करते हुए, उसके अगेंस्ट आते हुए इंटरिम स्टे दिया। हालांकि सेक्शन 62C के अंदर ही लिखा हुआ है कि अगर आपने टैक्स पे कर दिया है तो जब तक कि वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच जाता, मीन सप्लायर आपका जीएसटी 1 नहीं फाइल कर देता, 3B के अंदर टैक्स की पेमेंट नहीं हो जाती, आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसका मीनिंग क्या हुआ, आपके ऊपर डबल बर्डन आ गए, एक तो आपने टैक्स पे किया सप्लायर को, और सप्लायर ने क्योंकि आगे टैक्स पे नहीं किया तो आप आईटीसी भी नहीं क्लेम कर पाओगे। दूसरी बारी आपके ऊपर बर्डन आ गया कि आप आईटीसी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। और थर्डली आपके ऊपर क्या आ गया, डिपार्टमेंट का प्रेशर कि उसके ऊपर आप क्या करोगे, विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी उसको पे करोगे। अब जब ये चीज जो थी हाई कोर्ट के अंदर गया तो हाई कोर्ट ने इसके अंदर डिपार्टमेंट को क्लियरली बोल दिया कि आप कोई भी कोएसिव एक्शन जो है, जब तक रिट लगी हुई है, कोई पिटिशनर के अगेंस्ट कोएसिव एक्शन जो है वो नहीं ले सकते हो। ठीक है, द ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट in OSL Securities Limited versus Union of India granted interim stay in favor of the cessation case where the cessee challenged the constitutional validity of section 62C of the Central Goods and Services Tax Act 2017। इसके अंदर क्या था, OSL Securities Limited पिटिशनर है, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था। उसने सेक्शन 62C ऑफ द सीजीएसटी एक्ट का जो है उसी को चैलेंज किया था कि सेक्शन 62C क्या बोलते हैं कि हम टैक्स को पे कर दें, लेकिन हम उसका आईटीसी तब तक नहीं ले सकते जब तक कि हमारे सप्लायर जो है वो जीएसटी 1 नहीं फाइल कर दे या फिर 3B के थ्रू टैक्स की पेमेंट ना कर दे, तो तब तक नहीं ले सकते। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर हमने गुड्स परचेज करने के बाद अपना ही आईटीसी हमें लेना है तो हमें सप्लायर के ऊपर डिपेंड करना है, जो कि गलत बात है। ठीक है, जो कि डबल बर्डन हमारे ऊपर आएगा। तो यही जो था ये ओएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ इस तरह से हुआ। तो उसने रिट फाइल जो थी रिट लगाई, तो रिट लगाते हुए हाई कोर्ट ने भी जो सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए इंटरिम स्टे दिया, किसके फेवर में, एसएससी के फेवर में। ये ध्यान में रखते हुए कि जो सेक्शन के अंदर जो वर्डिंग लिखी गई है वो क्लियरली गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने फेवर में वर्डिंग लिखी हुई है,
लेकिन अगर हम रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो उसके ऊपर डबल बर्डन आ रहा है। सबसे पहले बर्डन उसने क्या किया, उसने टैक्स तो पे कर दिया, जीएसटी की पेमेंट कर दी सप्लायर को, क्योंकि सप्लायर ने आगे गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो इसके लिए जिसने परचेज किया है वो उसका आईटीसी भी नहीं ले पाएगा। उसने पहले जीएसटी की पेमेंट कर दी, देन सेकंड बर्डन उसके ऊपर आया कि वो आईटीसी नहीं क्लेम कर पाएगा, और थर्ड बर्डन उसके ऊपर कौन सा आ गया कि अगर वो डिपार्टमेंट के अंदर गया तो डिपार्टमेंट ने उसकी जो ऑर्डर पास किया वो उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया, और अगर उसने गलती से वो आईटीसी ले लिया, ठीक है, तो डिपार्टमेंट उसको क्या कहेगा कि आप वो जो आईटीसी की पेमेंट है विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी डिपार्टमेंट को वापस करो। तो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें तो ये वर्डिंग जो है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए। बेसिकली ये इसीलिए आया था क्योंकि जीएसटी के अंदर लोग क्या करते हैं, पहले क्या होता था कि जीएसटी के अंदर जीएसटीआर 1 के अंदर आप दिखा देते थे सारी ट्रांजेक्शन, क्योंकि 1 के अंदर आपने सारी ट्रांजेक्शन दिखा दी, और 3B को आप डिले कर देते थे। 1 आपने फाइल कर दी, 3B को डिले कर दी, क्योंकि 3B के अंदर आपको टैक्स की पेमेंट करनी थी। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम जीएसटी के अंदर बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, जैसे जैसे जहां जहां उन्होंने डिपार्टमेंट ने जहां जहां गवर्नमेंट ने देखी लूप होल्स हैं उनको कवर कर दिया। अब क्या है, आज की डेट में क्या है, जीएसटी 1 फाइल करने के बाद आपको 3B फाइल करना है। 3B का मीनिंग है आपको टैक्स की पेमेंट करनी है, तभी आप नेक्स्ट जीएसटी 1 को फाइल कर पाएंगे, अदरवाइज आप जीएसटी 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप पिछली 3B को फाइल नहीं करते। सेकेंडली, जीएसटी 1 और जीएसटी 3B जितनी लाइबिलिटी आपने जीएसटी 1 के अंदर दिखा दी उतनी आपको जीएसटी 3B के अंदर पे करनी ही है, तभी आप उसकी पेमेंट करके जीएसटी 3B को फाइल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ यही है कि आप जो बिल्स हैं आपने नहीं दिखाए। अब कुछ क्या कर दिए हैं कि बहुत स्मार्टली उसको क्या कर दिए हैं, क्योंकि 3B के अंदर आपको टैक्स की लाइबिलिटी पे करनी है, 3B के अंदर टैक्स की लाइबिलिटी उसी की पे करनी है जो आपने जीएसटी 1 के अंदर दिखाया है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बच रही है कि जीएसटी 1 के अंदर आप लाइबिलिटी जो है वो कम क्रिएट करो। बट अगर आपने जीएसटी 1 के अंदर लाइबिलिटी को कम क्रिएट किया तो जो सामने वाला पर्सन है जिसको आईटीसी क्लेम करना है वो उसके 2A 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको जीएसटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि गवर्नमेंट ने जहां जहां ये सब लूप होल्स देखते हैं गवर्नमेंट ने इन सबको इंटरलिंक कर दिया है, और आपको जीएसटी की पेमेंट करनी ही करनी है, नहीं तो अदरवाइज क्या है आपकी वजह से दूसरा पर्सन सफर कर रहा है। तो दूसरा पर्सन सफर कर रहा है, इसी वजह से ओएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड ने इस केस में सफर किया, तो इसीलिए जो पिटिशनर है ओएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड ने रिट फाइल की। और जब ये रिट फाइल की तो हाई कोर्ट के पास जब ये केस आया तो उसने एसएससी के फेवर के अंदर इस केस में इंटरिम स्टे दे दिया कि गवर्नमेंट कोई भी कोर्सिव एक्शन जो है वो एसएससी के अगेंस्ट नहीं ले, क्योंकि उसने देखा कि एसएससी ने पूरी जीएसटी की पेमेंट जो है वो सप्लायर को की हुई है, जस्ट बिकॉज की सप्लायर की गलती है, सप्लायर ने उसको वहां पे अपने जीएसटी 1 के अंदर नहीं दिखाया और 3B के अंदर उसने टैक्स की पेमेंट नहीं की, इसलिए ओएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड जो है वो आईटीसी नहीं क्लेम कर पा रहा। तो उसने इसी वजह से गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट को बोला है कि कोई भी कोर्सिव एक्शन जो है वो उसके अगेंस्ट नहीं लिया जाए। हालांकि सेक्शन 2C सही कह रहा है कि आप आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर ओएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड ने आईटीसी ले भी लिया है तो उसने अपने टैक्स की पेमेंट की हुई है तभी उसने अपना आईटीसी लिया है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।